क्यों करना है कैंसिल? नया नया जोश है। चलो ठीक है, हम हमारा शुरू करते हैं पढ़ना। हम लोग चैप्टर 2 शुरू किए थे, है ना। चैप्टर 2 में हमने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग पढ़े थे हम लोग, और दो सेंस में हमें स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना था, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। प्लूरल वाला हम लोग पढ़ लिए थे, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। सातों पॉइंट के बारे में यहाँ पर नीचे फिर से दिया हुआ है, ये तुम्हें रीड करना था। उम्मीद है नहीं किए होगे, है ना। हाँ, तो आज कर लेना, ठीक है। वो कुछ भी नहीं, जो डेफिनेशन में हम पढ़े ना 7 पॉइंट, वही 7 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें खाली हेडिंग याद करना है, बाई चांस डेफिनेशन आ जाए तो, और अंदर का कंटेंट अपने मन से लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंगुलर सेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लूरल सेंस का खाली डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन सिंगुलर सेंस पूरा डिटेल में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में क्या बोलता है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मे बी डिफाइंड एज कलेक्शन, सेकंड काम प्रेजेंटेशन, तीसरा काम एनालिसिस, नोट्स है ले लो ये वाला, चौथा काम इंटरप्रिटेशन। 4 इंपॉर्टेंट काम हमें करना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में क्या है? 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला तो कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीसरा है एनालिसिस ऑफ डेटा, और चौथा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यही तुम्हारा पूरा सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का। चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा है, 4 एनालिसिस ऑफ डेटा है, ठीक है। तो इसी तरह, सॉरी 4-5 प्रेजेंटेशन है शायद, है ना। उसके बाद प्रेजेंटेशन का 3 चैप्टर है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मतलब मीन मीडियन मोड वो सारा निकाल कर हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा सिलेबस है वो पूरा इसी डेफिनेशन के ऊपर डिजाइन किया हुआ है, सिंगुलर सेंस का डेफिनेशन के ऊपर। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मींस कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। जब डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद डेटा को हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब सेकेंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन को ना अक्सर मिला दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में चैप्टर 2 अलग अलग है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अलग है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अलग है, ठीक है। तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐड करना है तो कर सकते हो, यहां पर डेफिनेशन में ऐड ऑर्गेनाइजेशन। पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे? डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब उसको प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब डेटा अगर हैप्पैज़र्ड मैनर में है तो उसको आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, मतलब डेटा को, है ना। डेटा तो ऐसा नहीं हो सकता एक पेपर में मैं सबका नाम और कलेक्ट कर लिया मार्क्स। तो अब मैं डेटा को प्रॉपरली या तो रोल नंबर वाइज, या तो असेंडिंग ऑर्डर, नेम में असेंडिंग ऑर्डर, या मतलब ABCD के तरीके से, या फिर हाईएस्ट मार्क्स को पहले और लोएस्ट को लास्ट में। इस तरीके से मैं पहले डेटा को क्या करूंगा? ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। तो सेकंड काम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तीसरा काम होता है हमारा प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइज करने के बाद डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने का 3 तरीका है। एक तो टेबल में प्रेजेंट करते हैं, होता तो वैसे 4 तरीका है। एक तो हम लोग पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं डेटा को, ठीक है, जिसको हम एक्चुअल में प्रेजेंटेशन बोलते भी नहीं है। तो डेटा को प्रेजेंट करने का रियल में 4 तरीका होता है। एक टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसको हम पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं डेटा को, ठीक है, पूरा डिटेल में पैराग्राफ लिखकर उसको प्रेजेंट करेंगे। दूसरा होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, यहाँ पर डेटा को हम एक टेबल के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जहां पर हम ग्राफ्स बनाकर डेटा को प्रेजेंट। और चौथा होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जहां पर हम डायग्राम्स बनाते हैं। ग्राफ और डायग्राम में फर्क होता है, ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो 4 तरीके से हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो चारों के ऊपर तुम्हारा एक एक चैप्टर है। एक चैप्टर तो पहला है टेबुलर, टेक्सुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, उसके बाद एक चैप्टर है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और उसके बाद एक चैप्टर है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन भी हो गया डेटा का, प्रेजेंट करके क्या करेंगे? तुम डेटा को क्यों कलेक्ट किए थे? मैं तुम्हारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स कलेक्ट किया, मैं इस क्लासरूम में मान लो इकोनॉमिक्स का मार्क्स कलेक्ट किया। मैं वो मार्क्स को क्यों कलेक्ट किया? मुझे चेक करना है कि एवरेज मार्क्स कितना आया, ठीक है। मुझे चेक करना है कि कितने लोग अबव 50 लाए, कितने लोग बिलो 50 लाए, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए। मुझे ये सारा एनालिसिस करना है।
तो क्या मैं डेटा को प्रेजेंट कर लिया तो मेरा काम हो गया, कि आगे और कुछ करना पड़ेगा? अब आगे का काम शुरू होगा। डेटा का एक्चुअल काम शुरू होता है प्रेजेंटेशन करने के बाद। जब तुम प्रेजेंटेशन कर लिए, अब तुम उसमें से मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालोगे। डेटा को टेबल में बना दिए, अब टेबल को एनालिसिस करने का जरूरत है। एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करेंगे। मीन निकालेंगे, डेटा का चेक करेंगे एवरेज मार्क्स कितना है, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और चेक करेंगे कितने लोग बिलो एवरेज लाए हैं, कितने लोग अबव एवरेज लाए हैं। ये सारा काम हम लोग करेंगे, जिसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। ठीक है, वहां जाकर हमारा काम कंप्लीट होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो देखो एक एक करके। सबसे पहला काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। अभी हम चैप्टर 2 में हैं। चैप्टर 3 हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन का मतलब डेटा को सबसे पहले तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करना बहुत आसान नहीं होता। डेटा को कलेक्ट करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क में से एक होता है। हमें लगता है कि हम जाएंगे, डेटा सबसे पूछते जाएंगे, सब बता देंगे, हम लिख देंगे, काम खत्म। इतना आसान नहीं होता। हाँ, 5 आदमी का डेटा कलेक्ट करना है तो ये बहुत ईजी है, लेकिन अगर पूरे सिटी का डेटा कलेक्ट करना है, बरगढ़ का पूरा कलेक्ट करना है, अब कैसे करोगे? है ना डिफिकल्ट काम। ठीक है, तो डेटा को कलेक्शन हम लोग बहुत सारा तरीका सीखेंगे। चैप्टर 3 सबसे बड़ा चैप्टर है सिलेबस का, और हम वहां पर कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इट इज द मेन एंड द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। कौन सा टेक्निक लगाएंगे? हम 6 टेक्निक पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन का। 6 तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा टेक्निक कब लगाना है वो डिपेंड करता है कि हमें डेटा किस टाइप का चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड काम क्या करेंगे? डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आफ्टर कलेक्शन, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। हम डेटा को एडिट करके क्लासिफाई करेंगे। या मान लो मैं तुम्हारे स्कूल का डेटा कलेक्ट किया था, तो अब मैं डेटा को क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, रोल नंबर वाइज, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर्ली अरेंज करूंगा। पहले क्लास वाइज डिवाइड कर दूंगा, फिर सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूंगा, और उसके बाद हर सेक्शन के अंदर रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं उसको अरेंज कर दूंगा। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। हमारे सिलेबस का चैप्टर 4 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज भी हो गया डेटा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक टेबल में बन गया, मतलब टेबल में तो नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है डेटा। ठीक है, अब क्या करना है? डेटा को क्या करेंगे? अब प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करेंगे? 4 वैरायटी से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है, जहां पर हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मली गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं ना, गवर्नमेंट डेटा को पैराग्राफ फॉर्म में लिख कर देता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है, अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई भी लेटर देखे हो या कोई भी डेटा वो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में नॉर्मली वो लोग लिख कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जहां पर हम पैराग्राफ लिखते हैं। वो तुम लोग एग्जाम में अनसीन पैसेज वगैरह किए हो ना, उसमें कितना सारा डेटा रहता है, पूरा पैराग्राफ फॉर्म में रहता है। वही एक प्रकार से हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जहां पर हम पैराग्राफ के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं। पैराग्राफ नहीं करना है, दूसरा तरीका क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन। हम प्रॉपर रोज एंड कॉलम के साथ एक टेबल बनाएंगे और टेबल में हम उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और चौथा क्या है हमारा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पाई चार्ट वगैरह जो है वो डायग्रामेटिक का एक पार्ट है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारा वैरायटी होता है, पाई चार्ट होता है और भी ऐसे हिस्टोग्राम, ऐसे बहुत सारा होता है, तो डायग्रामेटिक के अंदर आता है वो। और ग्राफिकल के अंदर बहुत प्रकार का ग्राफ्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, लाइन डायग्राम से लेकर बहुत प्रकार का ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो ग्राफिकल के अंदर वो आएगा। ठीक है, तो 4 वैरायटी से हम डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 है। चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों मिलाकर क्या है हमारा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब डेटा प्रेजेंट हो गया, पूरा प्रॉपर टेबल भी बन गया, डायग्राम भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब क्या करें आगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। क्योंकि डेटा को तुम क्यों कलेक्ट किए थे? क्या डायग्राम बनाने के लिए किए थे? हो गया, डायग्राम बना दिए, काम खत्म हो गया? नहीं, हम डेटा कलेक्ट इसीलिए किए थे ताकि हम उसमें से मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकें। मैं पिछले 5 साल का सेल्स, मान लो किसी फैक्ट्री का 5 साल का सेल्स का डेटा कलेक्ट किया,
उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके सब कुछ किया। ठीक है, मैं क्यों किया ये काम? ताकि मैं एनालिसिस करके आने वाले दिनों में या नेक्स्ट ईयर में कितना सेल्स होने वाला है ये पता लगा सकूं, है ना। तो जब हम डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हम डेटा को बैठकर एनालिसिस करेंगे कि डेटा में क्या हो रहा है, कि कितना से इंक्रीज हो रहा है, कितना से डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से हम उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालेंगे। जैसे मुझे मान लो नेक्स्ट ईयर का सेल्स जानना है, 2025 चल रहा है, 2026 में कितना सेल्स होने वाला है ये जानना है। मैं 2015 से 10 साल का सेल्स का डेटा ले आया हूं। अब मुझे पता चला सेल्स एनालिसिस करके हर साल ऑन एन एवरेज मेरा सेल्स 2 से 3 करोड़ के बीच में इंक्रीज होता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर का सेल्स आराम से फोरकास्ट कर सकता हूं, है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें सिर्फ फोरकास्टिंग नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है। हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर रहे हैं, हम पुराना डेटा को एनालाइज करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या टाइप का पैटर्न है डेटा में क्या पैटर्न है। अब पता चला कि जिस जिस बच्चे का अकाउंट्स का मार्क कम होता है उस बच्चे का इकोनॉमिक्स का मार्क्स भी कम हो जाता है ना। ये हमें एनालिसिस में पता चला। हमें पता चला कि जो बच्चा रेगुलरली स्कूल जाता है उस बच्चे का इकोनॉमिक्स में मार्क्स अच्छा आता है। ऐसा हमें पता चला डेटा को एनालाइज करके। हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट किए थे, स्कूल का अटेंडेंस, इकोनॉमिक्स का मार्क्स, अकाउंट्स का मार्क्स, उसके बाद कितना घंटा पढ़ाई करता है, कौन सा बुक फॉलो करता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किए थे। ये सारे डेटा को एनालाइज करके हमें बहुत सारा पॉइंट फाइंड आउट हुआ कि बहुत सारे बच्चों जो रेगुलरली स्कूल जाते हैं उनका इकोनॉमिक्स में मार्क्स अच्छा आता है, लेकिन उन लोगों का इंग्लिश में मार्क्स अच्छा नहीं आता। जो बच्चे रेगुलरली स्कूल नहीं जाते हैं उनका इंग्लिश और अकाउंट्स को छोड़, अकाउंट्स में मार्क्स अच्छा आता है, बाकी सब्जेक्ट्स में उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता है। ऐसा हमें एनालिसिस में पता चला। हमें एनालिसिस में पता चला कि जो बच्चा मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाता है वो अकाउंट्स में भी अच्छा मार्क्स लाता है, जिसका इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स नहीं आता उसका बीएसटी में भी अच्छा मार्क्स नहीं आता। तो ये है एनालिसिस। हम डेटा को एनालाइज करके कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न जब पता चल जाता है हमें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। मान लो मेरा फैक्ट्री है, मुझे पता चला कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है प्रोडक्शन उतना ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है। ये तो ऑब्वियस सा बात है, होगा ही होगा। प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मुझे पता चला कि लास्ट 2 ईयर्स में मेरे फैक्ट्री में लेबर का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, लेकिन लेबर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तो मैं उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तो वहां पर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो डेटा को एनालाइज करके हमें कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालना होता है। मीनिंगफुल रिजल्ट्स में हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पास्ट डेटा में हम एनालाइज करके कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, हम डेटा में पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होता है तो क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये हम लोग पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा तरीका होता है डेटा को एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करने का। ठीक है, देखो, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, उसके बाद तुम्हारा आता है कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, बहुत सारा चीज आता है। ठीक है, तो हम ये सारा चीज परफॉर्म करते हैं। दिस इंक्लूड्स द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एक्सेट्रा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 4 चीजें आती है, 3 चीज आता है, मीन, मीडियन, मोड। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर 4 चीज आता है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड तुम्हारा कोरिलेशन। उसके बाद अच्छा कोरिलेशन, इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन अलग से है। ठीक है, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज अलग से है। तो हम बहुत सारा चीज परफॉर्म करते हैं जिसको हम एनालिसिस ऑफ डेटा बोलते हैं। ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हैं। हमारा डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा प्रॉपर्ली प्रेजेंट हो गया, अब हम मीन, मीडियन, मोड ये सब चीज फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करने के बाद हम डेटा को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब मीनिंगफुल रिजल्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, it is the last step in the statistical methodology. It involves statistical thinking, skill and experience to derive meaning from analyzed data. तो मैं यहाँ पर डेटा को हेल्प से मीनिंगफुल रिजल्ट्स फाइंड आउट करना। क्लियर है बात? ठीक है, तो आखिरी स्टेप क्या हो गया, मीनिंगफुल रिजल्ट्स फाइंड आउट करना। जब तक डेटा से मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा तो तुम्हारा कलेक्शन से लेकर
एनालिसिस तक का काम वेस्ट हो गया अगर मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाए तो। मीनिंगफुल रिजल्ट कौन निकाल सकता है? क्या कोई भी निकाल लेगा? कोई भी निकाल लेगा जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है? क्या वो डेटा को देखकर मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल लेगा? ऑब्वियसली नहीं। तुम क्या साइंस में केमिकल्स का डेटा देखकर मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल लोगे? पॉसिबल नहीं है। क्या साइंस का बच्चा अकाउंट्स का प्रॉफिट सेल सब देखकर मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल लेगा? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने के लिए हमारे स्किल एंड एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। हम स्किल एंड एक्सपीरियंस को यूज करके हम मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, स्किल एंड एक्सपीरियंस का मतलब पढ़े लिखे लोग जिसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है। आज हमें अगर कोई सेल्स का डेटा देगा, किसी कंपनी के प्रॉफिट का डेटा देगा, कोई कंपनी का कॉस्ट का डेटा देगा, तो वो हमारे स्किल एंड नॉलेज का काम है, हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई साइंस में कोई केमिकल का डेटा देगा, कोई डॉक्टर हमें एक पेशेंट्स का बॉडी का ब्लड रिपोर्ट देगा, कब उसका ब्लड में क्या चीज बढ़ रहा है, क्या WBC RBC क्या क्या होता है ना, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या हम क्या मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा उस लाइन में स्किल एंड नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हम अपने स्किल एंड नॉलेज को यूज करके, स्किल एंड एक्सपीरियंस को यूज करके हम डेटा में क्या करते हैं? मीनिंगफुल रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स द फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज्ड डेटा। हम यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो बताओ स्टैटिस्टिक्स में स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या करना है? सबसे पहला डेटा को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट कितने तरीके से करेंगे? 4 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन हो गया, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हमारा काम होता है। डेटा का काम खत्म हो गया, डेटा कलेक्ट करके प्रेजेंट हो गया। अब हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं? एनालिसिस में हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस में हम हमारा दिमाग नहीं लगाते, हम फॉर्मूला यूज करके सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। सब चीज का फॉर्मूला है, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, सब चीज का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को पुट करके हम हमारा जो डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब ये सब निकल गया, मीन मीडियन मोड भी निकल गया, डेटा भी तुम्हारे पास है, डायग्राम टेबल सब कुछ तुम्हारे पास है, मीन मीडियन मोड सब निकल गया। अब क्या करेंगे? आखिरी स्टेप होता है हमारा इंटरप्रिटेशन। अब हम हमारा दिमाग लगाएंगे, हमारे स्किल एंड एक्सपीरियंस को यूज करके सारे डेटा को देखते हुए हम मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ये होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर नंबर 8, 9, 10 है। ठीक है, आखिरी में जाकर 8, 9, 10 जो लास्ट के 3-4 चैप्टर बच गया वो हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ठीक है, चलें आगे। ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस, चाहो तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चलो, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या फंक्शन होता है? पहला काम, इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प करता है हमें स्टैटिस्टिक्स। जब हम बहुत सारे डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं तो वो डेटा हमारे लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर मैं 1000 स्टूडेंट्स का डेटा एक पेपर में ऐसे ही लिख दूं तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा फाइंड आउट करने बोलूं तो तुम फाइंड आउट भी नहीं कर पाओगे उन 1000 में। लेकिन अगर मैं उसको सेक्शन वाइज, क्लास वाइज प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली अरेंज कर दूं तो अब वो सारा डेटा तुम्हारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। तुम उन डेटा से कोई भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो, तुम उन डेटा को यूज करके कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स हमें एक डिफिकल्ट डेटा को एक सिंप्लीफाइड डेटा में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, जब हम उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करते हैं तो एक डिफिकल्ट डेटा भी हमारे लिए एक आसान डेटा बन जाता है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा. Statistical method try to present the great mass of complex data into simple and understandable form. It presents fact in definite form. अगर मैं बोलूं मिस्टर ए बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, क्या तुम मान लोगे? क्यों नहीं मानोगे? प्रूफ चाहिए, है ना।
जब किसी चीज को हम सपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, तो वो चीज क्या बन जाता है, डेफिनाइट बन जाता है, मतलब वो भरोसे करने लायक बन जाता है। अगर मैं बोलूं मिस्टर ए बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, उसका 10th में वो टॉपर बना था, 11th में सारे टेस्ट में वो फुल मार्क्स लाया, अब भरोसे करने लायक है। डेटा के साथ अगर मैं बात करूं तो तुम उस डेटा के ऊपर भरोसा करोगे, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमें प्रेजेंट फैक्ट्स को डेफिनाइट फॉर्म में प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। डेफिनाइट फॉर्म मतलब भरोसे करने लायक, ताकि लोग डेटा के ऊपर भरोसा करें, उस तरीके से प्रेजेंट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव फैक्ट कैन इजीली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट। जब हम किसी चीज को क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के साथ लिखें, ठीक है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स मतलब डेटा के साथ अगर प्रेजेंट करें, मिस्टर ए का मैं 5 साल का डेटा दिया हूं तुम्हें कि वो स्कूल के टेस्ट में कितना कितना मार्क्स लाया, कौन कौन से स्कूल में टॉपर बना, कहां पर क्या लाया, तो उसको देखकर तुम बिलीव करोगे कि हाँ मिस्टर ए सच में बहुत अच्छा पढ़ाई करता है। क्लियर है बात, ठीक है। कैन इजीली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स समराइज द जनरलाइज्ड फैक्ट एंड प्रेजेंट देम इन अ डेफिनाइट फॉर्म। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है स्टैटिस्टिक्स में, हम डेटा कलेक्ट ही इसीलिए करते हैं ताकि हम डेटा को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। हम दो डेटा को आपस में कंपेयर कर देंगे, सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट के साथ, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है नहीं हो रहा है। हम बात किए थे अकाउंट्स का मार्क्स बढ़ता है तो इकोनॉमिक्स का मार्क्स भी बढ़ जाता है या इकोनॉमिक्स का मार्क्स कम हो जाता है। तो ये क्या है, जब हम दो डेटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ही होता है कि कंपैरिजन। अगर तुम कंपैरिजन नहीं करोगे तो स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है। मैं बोला लास्ट 5 साल के सेल्स को देखकर हमें नेक्स्ट ईयर का सेल्स पता लगाना है, तो तुम जब लास्ट 5 साल का सेल्स को देखे, तुम क्या किए, आपस में कंपेयर किए, 2020 का सेल्स और 21 का सेल्स कंपेयर किए, तुम्हें पता चला कि 21 में हमारा सेल्स 2 करोड़ से इंक्रीज हुआ। 21 को 22 के साथ कंपेयर किए तो पता चला कि और 2 करोड़ इंक्रीज हुआ। 22 को 23 के साथ कंपेयर किए तो पता चला कि और 2 करोड़ इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से अगर 24 में आज हम हैं तो 25 का सेल्स हमारा और 2 करोड़ इंक्रीज हो सकता है। तो सारा काम स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन का है, ठीक है। तो डेटा को यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे अ लेस कॉन्क्रीट मीनिंग। फॉर ए कंपैरिजन ऑफ डेटा, वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक एवरेज, रेट्स, परसेंटेज, रेशियो एक्सेट्रा आर यूज्ड। अगर मैं बोलूं सेक्शन ए के बच्चे सेक्शन बी से ज्यादा अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो ये बात को मैं प्रूफ कैसे करूंगा। सेक्शन ए के बच्चे इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू सेक्शन बी, तो मैं इस बात को प्रूफ कैसे करूंगा। पहले बताओ, क्या मेरे बोलने पर सब कोई मान लेंगे? नहीं, इसको बोलने के साथ मुझे क्या देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक मैं इसके साथ डेटा ना दूं तब तक कोई मेरे बात को बिलीव नहीं करेगा, तो डेटा देना पड़ेगा। अब साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को कंपेयर करेंगे तब तो पता चलेगा ना ए वाला ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है। कंपेयर कैसे करेंगे, हाउ वी विल कंपेयर। ए में 50 बच्चे हैं, बी में 40 बच्चे हैं, पहली बात, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अलग अलग हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे, एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम ए का मीन निकाले, बी का मीन निकाले और देखे कि ए का मीन मार्क्स जो है वो ज्यादा है, बी का मीन मार्क्स कम है। इससे पता चला कि सेक्शन ए में ऑन एन एवरेज सब बच्चा अच्छा पढ़ाई करते हैं और सेक्शन बी में ऑन एन एवरेज सब बच्चे सेक्शन ए के मुकाबले उतना अच्छा पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के मदद से हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। एवरेज को यूज करके कर सकते हैं, मीडियन को यूज करके कर सकते हैं, मोड को यूज करके कर सकते हैं, डिस्पर्शन को यूज करके कर सकते हैं, हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, हमें कोई भी प्लानिंग या पॉलिसीज बनाना होता है तो हम डेटा का मदद लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट का बात करते हैं, हमारा प्लानिंग पॉलिसी छोड़ो, गवर्नमेंट को क्या नया पॉलिसी बनाना है, ठीक है। गवर्नमेंट बोला कि एक नया पॉलिसी बनाना है, अब गवर्नमेंट क्या ऐसे ही पॉलिसी बना देगा। गवर्नमेंट 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट बोला कि हम सभी को अकाउंट में 500 रुपए देंगे, जितना बैंक अकाउंट है सभी के सेविंग अकाउंट में हम 500 रुपीज उनको देंगे, ठीक है, हर महीने देंगे। क्या गवर्नमेंट ऐसे ही अनाउंस कर दिया
कि इसके पीछे कुछ कैलकुलेशन किया होगा। क्या कैलकुलेशन किया होगा? कितना अकाउंट है, कितने लोग हैं, हर महीने कितना रुपए देना पड़ेगा। तो बेसिकली उसके पीछे पहले डेटा एनालिसिस हुआ। गवर्नमेंट कोई भी काम को करता है, गवर्नमेंट इनफैक्ट एक छोटा सा रोड बनाता है तब भी पहले डेटा को एनालाइज करता है कि उस रोड से ऑन एन एवरेज कितना गाड़ी आना जाना कर रहा है, उसी हिसाब से तो रोड बनाएगा कि 2 वे बनाना है, 4 वे बनाना है, 6 वे बनाना है, 10 वे बनाना है, कितना बनाना है। हाईवे बनाना है मान लो यहाँ से संबलपुर तक, उसको 4 वे बनाना है, 6 वे बनाना है, 8 वे बनाना है, कितना बनाना है, कैसे पता चलेगा? ऑन एन एवरेज कितना गाड़ी हर रोज आना जाना कर रहा है। पहले उसका एनालिसिस करेगा, पहले डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करके एनालिस करके इंटरप्रेट करेगा किस टाइम पर ज्यादा गाड़ी जाता है, किस टाइम पर कम गाड़ी जाता है। उसके बेसिस पर हाईएस्ट गाड़ी जब जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना चौड़ा रोड का रिक्वायरमेंट है वो रोड बनाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए या कोई भी डिसीजन लेता है तो उससे पहले क्या करता है? डेटा एनालिसिस करता। हम भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम मान लो एक तो गाड़ी खरीदने का डिसीजन लिए, स्कूटी खरीदना है 50,000 रुपए का, ठीक है, तो अब इसके पीछे भी हम लोग क्या करते हैं? हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं। हमारे पास कितना पैसा है, हमारा इनकम क्या है, कितना पेट्रोल खर्चा होगा, ये सारा चीज एनालाइज करके तो हम लोग डिसीजन लेते हैं, है ना। तो कोई भी काम, कोई भी प्लानिंग, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसके पीछे डेटा एनालिसिस पहले होता है। पहले हम स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही वो काम हो पाता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा and their analysis, businessman and administration can plan future activity and shape their policies. बिजनेसमैन भी कोई डिसीजन लेता है, आज मुझे डिसीजन लेना है कि मैं एक प्रोडक्शन फैक्ट्री बैठाऊंगा, ठीक है, मैं कोई सामान प्रोड्यूस करूंगा, मान लो मैं कंप्यूटर, मैं मान लो एसी प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कहीं पर भी एसी बनाने का फैक्ट्री लगा दूंगा कि उसके पहले क्या करूंगा? पहले तो मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कितना एसी का सेल्स हो रहा है, कौन सबसे हाईएस्ट कॉम्पिटिटर है, कौन से ब्रांड का एसी बिक रहा है और उस ब्रांड का एसी क्यों बिक रहा है, उसमें क्या ऐसा फीचर है, मैं अगर मार्केट में आता हूं तो मैं कितना एसी बेच पाऊंगा, मेरा कितना प्रॉफिट होगा, कितना कॉस्ट आएगा, सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। वो करने के बाद ही काम बनेगा। ठीक है, तो बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट, कोई भी अगर डिसीजन या पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है तो वो पहले डेटा एनालिसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। हम डेटा को देखकर ही फ्यूचर पता लगाते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है, अगर 5 साल का सेल्स हर साल 2-2 करोड़ से इंक्रीज हुआ है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 6वां साल भी हमारा सेल्स 2 करोड़ से इंक्रीज होगा। ठीक है, एज बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोरकास्टिंग, कि तुम फोरकास्ट कर पा रहे हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब तुम ये पता लगा पाओगे तो तुम बिजनेस को 100% अच्छे खासे प्रॉफिट में ले जा पाओ। अगर तुम्हें पता लग गया आने वाले दिनों में कितना सेल्स होने वाला है तो उस बेसिस पर तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। स्टैटिस्टिकल टूल लाइक इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एक्स्ट्रा हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर। ठीक है, इंटरपोलेशन भी पढ़ेंगे हम, टाइम सीरीज भी आगे जाकर पढ़ेंगे हम। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये पॉइंट चाहो तो स्किप कर देना, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, अब 5 पॉइंट तो पहला सिंपल था, आखिरी वाला भी सिंपल है। पॉइंट नंबर 6 थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नॉर्मली हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज को गलत प्रूफ करना चाहते हैं तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, हाँ, गलत प्रूफ करने का मतलब, मान लो तुम एक स्टेटमेंट दिए कि ऑन एन एवरेज गांधी चौक में हर रोज 5 एक्सीडेंट्स होता है। ठीक है, तुम एक स्टेटमेंट लिखे कि ऑन एन एवरेज एवरी डे गांधी चौक में 5 एक्सीडेंट होता है। ठीक है, अगर मुझे गलत प्रूफ करना है इसको तो मैं एक इसका ऑल्टरनेट स्टेटमेंट बनाऊंगा कि ऑन एन एवरेज गांधी चौक में हर रोज 5 एक्सीडेंट्स नहीं होता है। ठीक है, और मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट को सही प्रूफ करने का कोशिश करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। मैं अब डेटा कलेक्ट करूंगा लास्ट 100 साल का या 10 साल का या 50 साल का, जो भी, कि हर रोज कितना एक्सीडेंट्स हुआ है, और उसके बेसिस पर एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालकर प्रूफ करूंगा कि ऑन एन एवरेज इतना एक्सीडेंट्स नहीं होता है। अगर मैं प्रूफ कर दिया, मेरे स्टेटमेंट को अगर मैं सही प्रूफ कर दिया तो तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर मेरा स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो गया इसका मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट सही प्रूफ हो गया।
इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, जब हमें किसी चीज को गलत प्रूफ करना होता है तो हम लोग हाइपोथेसिस का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हाइपोथेसिस पूरा अलग से एक चैप्टर होता है। ठीक है, statistical methods are extremely useful in formulating and testing hypotheses. For example, with the help of statistical technique, we can test the hypothesis whether a rise in railway fare will affect passenger traffic or not. तुमने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर रेलवे का फेयर्स 10% से इंक्रीज होगा तो पैसेंजर ट्रैफिक 30% से रिड्यूस हो जाएगा। अब मुझे इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोला स्टेटमेंट में, अगर रेलवे अपना 10% फेयर इंक्रीज करता है तो ट्रैफिक 30% से रिड्यूस नहीं होगा, और मैं इस स्टेटमेंट को सही प्रूफ करूंगा। मेरा स्टेटमेंट को अगर मैं अपना स्टेटमेंट को सही प्रूफ कर दिया, इसका मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो गया, और अगर मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट सही हो गया। इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, आखिरी, टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए। जब तुम्हें किसी चीज का डेटा पता होता है तो तुम्हारा उस चीज के ऊपर नॉलेज बहुत अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, मुझे क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन बैटिंग करता है, कौन बॉलिंग करता है। इनफैक्ट मुझे उतना भी नहीं पता कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन कितना रन बनाता है, कौन कितना विकेट लिया, तो मेरा नॉलेज क्रिकेट में नहीं है। अगर मैं ये सारा डेटा मुझे याद हो जाए और मुझे पता लग जाए तो मैं बोल सकता हूँ मेरा अच्छा खासा नॉलेज है क्रिकेट का, है ना। तो लोग, इंसान का नॉलेज और एक्सपीरियंस डेटा के माध्यम से ही इंक्रीज होता है। ठीक है, स्टेटिस्टिकल एनेबल पीपल टू एनलार्ज देयर हॉरिजन in it's sharpened the faculty of rational thinking and reasoning. It helps in propounding new theories and concepts. बेसिकली लोगों का नॉलेज और एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने में हेल्प होता है हमारा स्टेटिस्टिक्स का। ठीक है, क्लियर है। तो हम 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो स्टेटिस्टिक्स के अंदर हमारा होता है। ठीक है, चलें आगे, नीचे आ जाओ, इसको बाद में पढ़ेंगे। एम्पेरिकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बॉक्स के अंदर जो है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चारों के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए, और एक बिजनेसमैन को भी स्टैटिस्टिक्स का यूज है। तो चारों इंसानों के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, और चारों एक अलग अलग 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। वाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट, वाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, वाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक प्लानिंग, एंड वाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन। ठीक है, 4 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा नॉर्मल पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स का क्या करता है, बेसिकली कोई भी पॉलिसी बनाता है, कोई भी डिसीजन लेता है तो गवर्नमेंट को पहले डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला काम, इनफैक्ट गवर्नमेंट इलेक्शन करवाता है तो उसको डेटा का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला काम गवर्नमेंट बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए, पता होगा वोटर लिस्ट, तभी तो वोटिंग हो पाएगा, कौन से एरिया में कितने वोटर्स हैं, तभी तो तुम वोटिंग कर पाओ। कभी अच्छा तुम वहाँ तो वोटिंग करने गए नहीं होगे कभी, जब तुम वोटिंग करने जाते हो तो वहाँ पर एक लिस्ट होता है। ठीक है, उस लिस्ट में ऑलरेडी तुम्हारा नाम पहले से लिखा होता है, अगर उस लिस्ट में नाम है तभी तुम वोटिंग कर सकते हो, अदरवाइज तुम वोटिंग नहीं कर सकते। तो वो डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है वो, कि कौन कौन इंडिया में वोटर्स हैं जो वोटिंग करेंगे। तो वो वही तो हमारे लिए क्या मेन पहला स्टैटिस्टिक्स है। तो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का हेल्प चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी डेटा ही चाहिए। तो गवर्नमेंट का सारा काम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, इन प्रेजेंट सिनेरियो गवर्नमेंट कलेक्ट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पजेज। गवर्नमेंट तो हर साल में 10 साल में क्या करवाता है, सेंसस करवाता है। वो तो सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है, पूरा 150 करोड़ लोगों का सारा कंप्लीट डेटा गवर्नमेंट हर 10 साल में कलेक्ट करता है। सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन का जो काम है वो गवर्नमेंट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ सेंसस इन एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, अभी तो अनाउंस किया था कि अब से हर 5 साल में सेंसस होगा, पहले 10 साल में होता था, अब हर 5 साल में। अभी 2021 में सेंसस हुआ था, अब नेक्स्ट सेंसस 2026 में होने वाला है। अब से 5-5 साल में डेटा एनालिसिस गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि डेटा आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हें राइवल बिजनेस का डेटा मिल जाए, कस्टमर का डेटा, क्या प्रोडक्ट बिकता है, सब डेटा मिल जाए, तो क्या तुम उसके बिजनेस को बर्बाद कर दोगे कि नहीं? कंप्लीटली बर्बाद करके सारा कस्टमर अपने पास ले आओगे, है ना? तो डेटा आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए डेटा चाहिए। तो डेटा अगर होगा तो तुम आराम से कर पाओगे, क्योंकि इसीलिए गवर्नमेंट भी अब से हर 5 साल में सेंसस करवाना शुरू कर रहा है, ठीक है। The role of government has increased and requires much greater information in the form of numerical figure to fulfill the welfare objective in addition to sufficient running of their administration. Popular statistical methods like time series analysis, index number, and forecasting and demand analysis are extensively used in formulating economic policies. सारे पॉलिटिकल ग्रुप अपना अपना डेटा भी कलेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि वो लोग कौन से एरिया में कितने पॉपुलर है ना, कौन से एरिया में उनको कितना वोट मिलेगा, कौन सा कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो कितना वोट मिलेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी हर एरिया में अपना कैंडिडेट चूज करते हैं, हर एरिया में कौन उनका नेता बनेगा, एमएलए के लिए कौन कैंडिडेट होगा, एमपी के लिए कौन कैंडिडेट होगा, चूज करते हैं। अब जिसको चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वोट्स मिलेगा, तो वो डेटा एनालिसिस करते हैं कि कौन कैंडिडेट होगा तो कितना वोट मिलेगा, कौन कैंडिडेट किसको चूज करेंगे तो कितना वोट हम लोग ला पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा काम बेसिकली डेटा एनालिसिस का है, जो कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी काम नहीं हो सकता अगर गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है। तो गवर्नमेंट ना एक भी पॉलिसी बना पाएगा, ना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कर पाएगा। टैक्स कलेक्शन करने के लिए टैक्स पेयर का डेटा होना जरूरी है, कौन कौन टैक्स पेयर है, किसका इनकम कितना है, तब तो जाकर डेटा टैक्स कलेक्शन कर पाएगा। गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करने के लिए सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो जीएसटी कलेक्शन कैसे होगा। तो गवर्नमेंट का सारा काम ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ही होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में डेटा का क्या काम है? लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे? क्या होता था लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम, ये पता कैसे चला? जब तुम डेटा एनालिसिस किए, जब तुम गए अलग अलग प्राइसेस पर कितना कॉमोडिटी का डिमांड है ये फाइंड आउट किए, एक टेबल बनाए, प्रेजेंट किए, तब तो पता चला कि जब जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जब जब प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ये हमें पता कैसे चला? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा पता चला। तो इकोनॉमिक्स का सारा काम ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ही होता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जितना भी लॉ बना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता था? जैसा जैसा हम ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते जाएंगे हमारा सेटिस्फैक्शन कम। पता कैसे चला ये बात? जब हम बहुत सारे लोगों का डेटा एनालिसिस किए, उनको बैठाकर आइसक्रीम खिलाए एक के बाद एक, और उनका यूटिलिटी को मेजर किए, उसको नोट डाउन किए, टेबल में प्रेजेंट किए, तब जाकर पता चला कि जैसे जैसे लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे उनका यूटिलिटी कम होता है। तो जब हम डेटा एनालिसिस किए तभी तो पता चला ये बात, है ना। तो इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ, वो सब कुछ डेटा के बेसिस पर ही बनाया गया, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंटिन्यूसली प्राइस राइज हो रहा है। अब क्यों हो रहा है प्राइस राइज? क्या रीजन है? कैसे पता चलेगा? अब इसको ठीक करना। अच्छा, प्राइस राइज हो रहा है बोल के कैसे पता चला? जब डेटा एनालिसिस हुआ कि प्रोडक्ट का प्राइस पहले कितना था, 2024 में कितना था, 25 में कितना हुआ, 26 में कितना हुआ, जब हम इसका एक टेबल बनाएंगे तब पता चलेगा हमें कि इन्फ्लेशन हो रहा है। अब ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? पहले तो रीजंस चेक करेंगे क्यों इन्फ्लेशन होता है। मान लो मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो फिर जाकर चेक करेंगे मनी सप्लाई को, 2024 में कितना मनी सप्लाई था, 25 में कितना था, 26 में कितना था, तब जाकर पता चलेगा कि हाँ सच में मनी सप्लाई की वजह से ही इन्फ्लेशन हो रहा है। फिर हम उसमें करेक्टिव एक्शंस लेंगे, मनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमी का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेटा चाहिए होता है। अदरवाइज तुम इकोनॉमी का ना प्रॉब्लम को समझ पाओगे ना उसको सॉल्व कर पाओगे। स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, disparities in distribution of income and etc.
ठीक है। स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 3, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, हाँ। एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट्स होगा तो उस दिन वो डाउट्स भी अभी तक का कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्सडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा इसी का 3rd चैप्टर, ठीक है। टेस्ट बताऊंगा नेक्स्ट, मैं ट्यूसडे को बता दूंगा चैप्टर, ठीक है। चैप्टर तुम्हारा कौन कौन सा हो गया था कि पुराने में चैप्टर कहाँ? हाँ वही तो, टेस्ट फर्स्ट का हुआ है ना, तो चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। बात कर लेंगे, वो ट्यूसडे को फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर देना उसी हिसाब से।